नमस्कार दोस्तों, मैं प्राची सुपर कोचिंग आईएएस बाय टेक्स्ट बुक में आप लोगों का बेहद स्वागत करती हूँ। दोस्तों, भारत सरकार के द्वारा प्रवासी भारतीय दिवस का सेलिब्रेशन किया जा रहा था। इस मौके पर वित्त मंत्री ने जो इंडियन डायस्पोरा है उसका आह्वान किया है कि वो भारत के बिजनेसेस के साथ कोलैबोरेशन कर सके। दरअसल हाल ही के दिनों में सरकार के द्वारा ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं जो भारत के अंदर न सिर्फ इन्वेस्टमेंट को प्रोत्साहित करे बल्कि हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर को भी दुरुस्त किया जा सके, जिससे फाइनली जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स को जो है इंडिया के अंदर स्टैब्लिश करें। मेक इन इंडिया और साथ ही आज़ादी का अमृतकाल ये हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और इसके तहत ये एक हमने विजन रखा है कि भारत को एक हब बनाया जाए जहां पर दुनिया की बड़ी कंपनीज को हम एक प्लेटफॉर्म दें ताकि वो आए और यहाँ पर प्रोडक्शन करें। इसी कंटेक्स्ट में निर्मला सीतारमण जी ने बोला है कि दुनिया भारत को चाइना प्लस वन ऑल्टरनेट के रूप में देखती है, लेकिन हम दरअसल यूरोपियन यूनियन प्लस वन के रूप में भी एक ऑप्शन दुनिया को दे सकते हैं। तो आज के वीडियो में चाइना प्लस वन और यूरोपियन यूनियन प्लस वन जिसके लिए कि सरकार पिच कर रही है ये क्या है इसको समझेंगे। आइए एक बार न्यूज पे नजर डालते हैं। देखिए लिखा हुआ है इंडिया पिचिंग टू बी द प्लस वन इन यूरोपियन यूनियन प्लस वन, सी इज फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण। और यहाँ पर एक आर्टिकल आया था जिसमें दरअसल इस बात को पूरा एनालाइज किया गया था कि कैसे यूरोपियन प्लस वन जो है वो न्यू चाइना प्लस वन हो सकता है। दरअसल फाइनेंस मिनिस्टर ने इसके अलावा जो इंडिया को इस बार रेमिटेंस मिला है उसको लेकर भी कहा है कि मैं बहुत ज़्यादा रिकॉग्नाइज करती हूँ इस बात को कि भारत को $100 बिलियन का जो रेमिटेंस मिला है वो वन ऑफ द हाईएस्ट है और एक्चुअली वो हमारे बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। इसके अलावा उन्होंने ये कहा है कि देखिए 1990 के बाद से देखें तो भारत जो है काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस करता हुआ दिखाई देता है, खासकर हमारे यहाँ जो प्रोडक्शन है वो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को लेकर होने लगी है। और ये जो आज़ादी का अमृत काल है इसके अंदर हम 4 आई पर बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं। पहला आई सबसे ज़रूरी है, डैट इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर। आप कितना भी इन्वेस्टमेंट को अपने यहाँ बुला लीजिए, कितना भी कंपनीज को इन्वाइट दे दीजिए, अगर आप उनको एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करके नहीं देंगे तो बेसिकली बात नहीं बनेगी। तो पहला आई है इंफ्रास्ट्रक्चर। दूसरा आई है इन्वेस्टमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज़्यादा बेहतर करने के लिए, नए नए प्लांट्स लगाने के लिए, एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है जो कि इन्वेस्टमेंट के रूप में आता है। तीसरा जो आई है वो दरअसल है इनोवेशन। यदि आप टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट नहीं करेंगे तो पिछड़ जाएंगे। अगर आपको अपनी मैन्युफैक्चरिंग को वर्ल्ड लेवल पर कॉम्पीट कराना है तो लगातार इनोवेशन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम करना होगा। तो सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर, देन इन्वेस्टमेंट और तीसरा है आपका इनोवेशन। देन चौथा आई इंक्लूसिवनेस है, यानी कि जो एक ग्रोथ आए समाज के अंदर वो समावेशी प्रकार की हो, हर किसी को साथ लेकर चलने वाली जो है एक ग्रोथ आनी चाहिए। ऐसा जो है हमारी निर्मला सीतारमण जी फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है। इसी बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि इंडिया पिच कर रहा है प्लस वन बनने के लिए यूरोपियन यूनियन प्लस वन में, और साथ ही उन्होंने इनवाइट किया है इंडियन डायस्पोरा को ताकि वो पार्टनर करे और कोलैबोरेट करे इंडियन बिजनेसेस के साथ। तो सबसे पहले समझते हैं यूरोपियन यूनियन प्लस वन क्या है। देखिए इसकी जड़ें छुपी हुई हैं जो रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है। इस वॉर की वजह से यूरोपियन कंट्रीज को एक एनर्जी क्राइसिस फेस करना पड़ रहा है। इसकी वजह से वहाँ की सरकारों ने एनर्जी कंजप्शंस को लेकर और जो फैक्ट्रीज हैं उन पे लोड को लेकर कुछ नियम कानून बनाए हैं। ये कहा जा रहा है कि इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए और साथ में जो एनर्जी के लिए कॉन्स्ट्रेंट वहाँ पे हो रहा है, वहाँ पर जो कंपनीज हैं वो डिसइन्वेस्टमेंट कर सकती हैं। अगर कंपनीज कहीं पर डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है तो वो उस पैसे को कहीं तो इन्वेस्ट करेंगी। ये जो कहीं होगा ये भारत हो सकता है, ये पिच किया है फाइनेंस मिनिस्टर ने। यहाँ पे देखो उन्होंने कहा है इवेंचुअली अगर आप डिसइन्वेस्टमेंट करते हो तो लो प्रोडक्शन होता है और सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस होते हैं। इसलिए जो यूरोप के अंदर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं उनको थोड़ा लॉस फेस करना पड़ेगा और यहीं पर भारत एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं है कि सिर्फ यूरोप में क्राइसिस आया है तो हम जो है एक ऑप्शन बन के निकल आए हैं। इसके लिए हमने बहुत सारा काम किया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए हमने काम किया है, पीएम
गति शक्ति योजना के तहत हमने काम किया है। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स हम लेकर आए हैं, जिसके तहत हम अलग अलग प्रोडक्शन से रिलेटेड चीज़ों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। हम यहाँ पर एक राष्ट्रीय मुद्रा के लिए एक पाइपलाइन भी लेकर आए हैं। इसके अलावा हमने बहुत सारे रिफॉर्म्स किए हैं रूल्स एंड रेगुलेशन में। बहुत सारी चीज़ों को लाइसेंस देने के लिए, उनको अनुमति देने के लिए, रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमने सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म्स क्रिएट किए हैं, जिनका जो है फाइनली असर दिखना शुरू हो गया है। तो इंडिया एज एन अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन फॉर द इन्वेस्टमेंट के रूप में जो है उभर कर सामने आ रहा है। तो जो सरकार के द्वारा ह्यूज इन्वेस्टमेंट की जा रही है इंफ्रास्ट्रक्चर में, वो एक बून के रूप में जो है साबित फिलहाल हो रही है। तो इंडिया देखिए एक मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन यूनिट के रूप में बड़ी कंपनियों के लिए एक विकल्प हो सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ लेबर का कॉस्ट कम है, प्रोडक्शन का कॉस्ट कम है, साथ ही भारत की जनसंख्यिकी को देखते हुए हम एक डोमेस्टिक मार्केट जो है प्रोवाइड कराते हैं। कंज्यूमर बेस हमारे यहाँ बहुत अच्छा है, और हाल ही का डाटा बता रहा है कि ऑटोमोबाइल हो या फिर ऑनलाइन शॉपिंग हो, ई प्लेटफॉर्म्स के जरिए से भारतीय शॉपिंग्स कर रहे हैं, जो कि एक पॉजिटिव सेंटिमेंट मार्केट में देता है कि डिमांड तो वहाँ पर है। इसके अलावा देखिए, ये एक फ्लो चार्ट दिया गया था न्यूज़पेपर में, जिसमें बताया गया था कि जो इंडियन इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, उनको बेसिकली इस यूरो+1 से क्या फ़ायदा होगा। तो उन्होंने जैसे यहाँ पे स्कैफर इंडिया काउंसिल के बारे में एक दिया हुआ था कि अगर हम बात करें, जो इंडियन फर्म है वो बेसिकली मोर एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़ के प्रति एक्सपोज हुई है जब से जो एनर्जी क्राइसिस आया है यूरोप में। इसी तरह एसकेएफ इंडिया के बारे में भी उन्होंने बताया हुआ है कि पिछले कुछ महीनों में एसकेएफ इंडिया ने मोर यूरोपियन कस्टमर्स को सपोर्ट किया है, और बेसिकली उनकी जो कैपेबिलिटीज़ है वो फिर अनहेंस हुई है। सो उन्होंने जो है जो एक्रेसिल वगैरह है इसके बारे में भी बताया हुआ है। अब यहाँ पर बात आती है कि फिनेंस मिनिस्टर ने फिर ये क्यों कहा कि China+1 के साथ साथ हम यूरोपियन यूनियन+1 के लिए पिच कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि China+1 स्ट्रैटेजी क्या है। देखिए 2013 में ये जो टर्म है ये कॉइन हुई थी। 2013 से ही दरअसल कुछ कंट्रीज़ को ये महसूस होने लगा था कि हम चाइना पर जो बहुत ज़्यादा डिपेंड होते जा रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज़ को ये लगने लगा था कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट सेंट्रलाइज तरीके से जो चाइना में ही जा रही है, इसको थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत है। और यूएस और जापान में तो 2008 में ही दरअसल इसके बारे में थोड़ी सी बात होनी शुरू भी हो चुकी थी आगे चलकर। लेकिन ये जो कुछ हुआ ये अच्छे तरीके से हाल ही के दशक में हुआ है कि कंपनीज को और कंट्रीज को ये फील होना शुरू हुआ कि चीन के ऊपर ज़्यादा निर्भरता अवॉइड करनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए China+1 एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो दरअसल ये बताती है कि जो कंपनीज है वो सिर्फ और सिर्फ चाइना के अंदर इन्वेस्ट करना अवॉइड करती है, वो डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं अपने पोर्टफोलियो को। तो उन्होंने क्या कहा है, डाइवर्सिफाई करना अपने बिजनेसेस को ऑल्टरनेटिव डेस्टिनेशंस पे। देखिए चाइना दरअसल एक अट्रैक्टिव आप कह सकते हैं डेस्टिनेशन रहा लंबे टाइम तक। उसके वही कारण थे जो कारण भारत के लिए भी लागू होते हैं। लेबर का कॉस्ट लो है तो प्रोडक्शन का जो कॉस्ट है वो भी लो है। इसके अलावा टाइम के साथ चाइना ने अपने आप को एक मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ वर्ल्ड के रूप में देखिए खड़ा कर दिया था, तैयार किया था, और इसकी वजह से वहाँ पे एक इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा खासा क्रिएट हो गया था जो सपोर्ट करता था उस इन्वेस्टमेंट को जो कि देश के अंदर आ रही थी। तो कंपनीज को अपने प्लांट्स वगैरह लगाने के लिए उतना काम नहीं करना पड़ता था जितना भारत जैसे डेवलपिंग कंट्रीज में करना पड़ता था। लेकिन अब सिनेरियो बदल रहा है। तो इस लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड लेबर की वजह से, और साथ में जो डोमेस्टिक कंज्यूमर मार्केट चीन प्रोवाइड कराता था, तो कंपनीज वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना प्रेफर करती थी। लेकिन हाल के दिनों में ऑल्टरनेटिव लोकेशंस जो है कंपनी ने देखने शुरू कर दिए, क्योंकि पेंडेमिक ने ये अच्छे तरीके से बता दिया कि अगर आप ओवर डिपेंडेंस किसी एक क्षेत्र पर या एक देश पर रखोगे तो उसके जो है आपको रेपरकशन भी फेस करने पड़ेंगे। सप्लाई चेन डिसरप्शंस हुए, ठीक है, और यहाँ पर जो चीन की कोविड पॉलिसी है उसको लेकर एक जो आप कह सकते हैं नेगेटिव सेंटिमेंट्स वर्ल्ड में बने हैं, ये सारे फैक्टर कलेक्टिवली रूप से रिस्पॉन्सिबल हैं कि सीरियसली कंपनीज ने अपने पैसे को वहां से निकाल कर कहीं और डालना शुरू कर दिया है।
इसके अलावा देखिए चाइना में लाया गया है डाटा प्राइवेसी लॉ। ये डाटा प्राइवेसी लॉ ये स्पेसिफाई करता है कि कैसे वो डाटा को जो है स्टोर करेंगे और कलेक्ट करेंगे। इसकी वजह से जो फॉरेन कंपनीज थी, स्पेसिफिकली जो टेक्नोलॉजिकल जो है काम करने वाली कंपनीज थी, जो टेक्नोलॉजी कंपनीज थी, उन्होंने डाउन साइज कर दी है अपनी प्रेजेंस चीन के मेनलैंड में। देखिए चाइना प्लस वन जो मॉडल है, इससे भारत को तो अभी फायदा होना शुरू ही हुआ है, हमें भी बहुत काम करने की जरूरत है। लेकिन यूरोपियन यूनियन, मैक्सिको, ताइवान और वियतनाम, ये कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जिन्होंने इसका काफ़ी फ़ायदा उठाया है, क्योंकि ये ऑल्टरनेट इन्वेस्टिंग डेस्टिनेशन के रूप में अपने आप को उभार पाए थे। बहुत सारी आप कह सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग के यूनिट्स वियतनाम और ताइवान जैसी कंपनीज में भी गए थे, राइट है। इसके अलावा अब फॉरेन मिनिस्टर ने सेम डे पर यह भी बताया कि कैसे चाइना प्लस वन के लिए तो हम हैं ही एक, लेकिन अब यूरोपियन यूनियन प्लस वन भी कैसे बन सकते हैं, ये कुछ सर्टेन एग्जांपल्स के साथ, सर्टेन डाटा के साथ जो है मैं आपको बताती हूँ। सेम मैं वही डिसाइड कर रही हूँ जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला था। उन्होंने कहा देखो लॉकहीड मार्टिन जैसी जो बड़ी कंपनीज हैं, वो आज के टाइम पर भारत के F-16 फाइटर जेट्स के लिए विंग्स बना रही हैं। ये दिखाता है कि जो ग्लोबल कंपनीज हैं वो भारत के अंदर हाई टेक प्रोडक्शन पर अब एक नज़र रख रही है और उनके बिजनेस मॉडल्स में अब भारत भी शामिल हो रहा है। इसके अलावा देखिए जितनी भी ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, अगर हम बात करें कि जो हीरे होते हैं, डायमंड्स होते हैं, उनके कट एंड पॉलिशिंग का जो काम होता है, तो पूरे विश्व में अगर 15 डायमंड ऐसे हैं तो उसमें से 14 जो है वो भारत में ही हुए हैं, ठीक है। दूसरा उन्होंने बताया ऑलमोस्ट एवरी कार जो कि खरीदी गई है विश्व में कहीं भी, उसका कोई ना कोई कंपोनेंट तो मेड इन इंडिया जरूर है। साथ ही उन्होंने बताया कि एयरबस जैसी कंपनीज भी अब अपने जो प्लांट हैं वो सेटअप कर रही है, जैसे डोलेरा में। और इसके अलावा उन्होंने बताया एक हम चिप डिजाइनिंग में थोड़ा पीछे थे, लेकिन हमने अभी 2000 चिप को भी डिजाइन किया है। यानी कि गवर्नमेंट ने जो इनिशिएटिव्स लिए थे जिनका जिक्र मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में किया, उनके देखिए बेनिफिट्स अब दिखाई दे रहे हैं। और एक्चुअली में वी हैव सम एग्जांपल्स टू कोट कि ये चीज़ें काम कर रही है। तो चाइना प्लस वन के रूप में ही बस हम क्यों रहे, क्यों नहीं हम यूरोपियन यूनियन प्लस बने, क्यों नहीं कल को हम यूएस प्लस वन बने, और क्यों नहीं कल को इंडिया ही जो है वर्ल्ड का एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाए। तो इस दिशा में देखिए काम करने की जरूरत है। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो तो देखिए आपको मिलते ही रहेंगे, लेकिन साथ ही अगर आप अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन को और बेहतर करना चाहते हैं तो हमारे यहाँ पर आप सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर आपको यूपीएससी के जो मान्यता प्राप्त शिक्षक हैं उनसे पढ़ने का मौका मिलेगा। फीस बहुत कम है। देखिए आपको जीएस कोर्सेज, ऑप्शनल कोर्सेज, टेस्ट सीरीज, स्टडी नोट्स और करंट अफेयर के मंथली मैगजीन, साथ में वीकली करंट अफेयर के पीडीएफ्स, ये सब कुछ मिलता है केवल 40,000 रुपीज़ में। लेकिन अगर आप फैकल्टी कोड दैट इज प्राची सी है इसको यूज करते हैं तो ये आपको डिस्काउंट पे मिलता है। तो इस प्लेटफॉर्म से आप जुड़ सकते हैं, अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन को आसान बना सकते हैं। और मैं आपको इसी तरह मिलती रहूंगी नए नए वीडियोस के साथ। जुड़े रहिए सुपर कोचिंग आईएएस बाय टेक्स्ट बुक के साथ। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा, वीडियो लाइक कीजिएगा और हाँ शेयर करना मत भूलिएगा। सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, मेरी ईश्वर से कामना है, सफल आप होंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।